नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल के कुल्लू की। हिमाचल के कुल्लू में एक बड़ा बस सड़क हादसा हुआ। इस दौरान 16 लोगों के मरने की आशंका जताई गई है। ये बस नीचे खाई में जा गिरी थी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भयानक सड़क हादसा हुआ। कुल्लू में सेंसर से सेंज की तरफ जा रही निजी बस जंगल गांव के पास सड़क से नीचे गिर गई। इस हादसे में बच्चे सहित 16 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बस में 35 से 40 लोग सवार थे। हादसा सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक राहत और बचाव कार्य के दौरान 6 शवों को 3 घायलों को निकाला जा चुका है। प्रशासन के मुताबिक बस के नीचे काफ़ी लोगों के दबे होने की संभावना है। हादसा जिस जगह हुआ वह बेहद ही दुर्गम इलाका है। बस बेहद गहरी खाई में जा गिरी थी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। जिलाधिकारी के मुताबिक जब तक राहत बचाव का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक मृतकों की संख्या को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की। शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एकनाथ शिंदे सरकार को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे की सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई है। बहुमत के अभाव से उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे तुरंत बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाने का दावा किया और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इन सबके बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने शिंदे सरकार को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि शिंदे सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। मध्यावधि चुनाव के लिए तैयारी की जाए। शिंदे सरकार के पास असंतुष्टों के एक बड़ी फौज है। शरद पवार ने इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा होनी शुरू हो गई है। शरद पवार ने रविवार को पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ YB चौहान सेंटर में बैठक की। इस बैठक में शरद पवार ने अपने नेताओं से मिड टर्म पोल के लिए तैयारी करने के लिए आदेश दिए। शरद पवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार 6 से 8 महीने ही चलेगी। उसके बाद मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, इसलिए सभी तैयारी कर ली जाए। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट को एक और बड़ा झटका लगा है। एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता और भारत गोगवाले को मुख्य सचेतक चीफ व्हिप के तौर में विधानसभा ने मान्यता दे दी है। वहीं महाराष्ट्र में चल रही सियासी घमासान के बीच शिंदे गुट को एक और बड़ी जीत मिली है। स्पीकर पद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार राहुल नावेरकर को जीत मिली है। बीजेपी के नेता नावेरकर को 164 वोट मिले थे। नावेरकर ने उद्धव ठाकरे शिवसेना के उम्मीदवार राजन साल्वी को हराया, जिसमें 107 वोट मिले थे। राहुल नावेरकर ने अध्यक्ष चुने जाने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नावेरकर ने देश में अब तक के सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष हैं। उनके ससुर और एनसीपी नेता रामराजे नाइक विधान परिषद के सभापति हैं। अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में बवाल देखने को मिला था, लेकिन अब अग्निपथ योजना को लेकर इसका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट अग्निपथ योजना के मामले को लेकर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। सेना में भर्ती के केंद्र सरकार की नई स्कीम पर बवाल के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। अगले हफ्ते में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर बिहार, यूपी, हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों में युवाओं ने बवाल किया था। कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में राज्य सरकारों की ओर से उपद्रवियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि अग्निपथ योजना में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उनकी ओर से कहा गया है कि कई छात्रों के भविष्य दांव पर है, विशेष रूप से वायु सेना के लिए तैयारी कर रहे युवाओं की। वकील ने कहा कि 2017 से 70,000 से अधिक छात्रों को ट्रेनिंग दी गई।
ट्रेनिंग के बाद छात्रों को आश्वासन दिया गया कि नियुक्ति पत्र राजी किया जाएगा, लेकिन अब ये नई योजना लाई गई है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई के लिए राजी हो गई। बेंच की ओर से कहा गया है कि याचिका को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए लिया जाएगा। पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले याचिका दाखिल हो गई है। बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर 20 जून को एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कोर्ट से केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना में भर्ती को लेकर जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई थी। अर्जी में कहा गया था कि संसद की मंजूरी के बिना लाई गई अग्निपथ योजना असंवैधानिक और गैरकानूनी है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस योजना को रद्द करे। वकील ML शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हो रही हिंसा की SIT जांच कराई जाए और स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के परीक्षण से लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन की गुहार भी लगाई थी। मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में एक एक्सपर्ट कमेटी बने जो कि अग्निपथ योजना के प्रभाव का आकलन करे। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं में 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, लेकिन किसी को पेंशन या ग्रेजुइटी नहीं मिलेगी। सैनिकों को मिलने वाली कैंटीन की सुविधा भी अग्निवीरों को नहीं दी जाएगी। 4 साल की सेवा खत्म होने के बाद सेवानिधि के तौर पर करीब 12 लाख रुपए अग्निवीरों को मिलेंगे। सेवानिधि पर इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उन्हें चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पटना के बेली रोड स्थित एक बड़े अस्पताल में इलाज के लिए सोमवार की सुबह भर्ती कराया गया। लालू प्रसाद यादव रविवार की शाम रावेड़ी आवास में सीढ़ी से उतरते वक्त गिर गए थे। इससे उनके कमर और कंधे में चोट आई थी। लालू यादव के दाएं कंधे में माइनर फ्रैक्चर बताया गया है। आज सुबह उन्हें एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल रविवार को गिरने के बाद लालू यादव की शुरुआती जांच कराई गई थी। डॉक्टरों ने घर में रहने की सलाह दी थी। रात में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद सुबह उन्हें भर्ती कराना पड़ा, जहां कहा जा रहा है कि लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव अभी भी उन्हीं के साथ हैं। सोमवार की सुबह शुगर लेवल बढ़ने के कारण उनको भर्ती कराया गया है। कल रविवार को ही लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब होने के बाद पार्टी के नेता और चाहने वालों की भीड़ लग गई थी। आज अस्पताल में भी कई लोग जुटे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित रावेड़ी देवी के सरकारी आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। रविवार को लालू यादव को 2 मंजिल आवास की सीढ़ियों से उतर रहे थे। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसल गया। पैर फिसलने के कारण वे गिर गए। तुरंत उन्हें उठाया गया और पटना के कंकड़बाग स्थित एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां जांच के बाद पता चला कि उनके कंधे और कमर पर चोट लगी है। यही पता चला है कि दाएं साइड में कंधे पे माइनर फ्रैक्चर हुआ है, जिसको लेकर अब शुगर लेवल कम होने के चक्कर में सुबह उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी शेट्टी ने जीता है। 31 फाइनलिस्ट को मात देकर सिनी शेट्टी मिस इंडिया 2022 का खिताब जीत चुके हैं। देश को नई ब्यूटी क्वीन मिल गई है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का ऐलान किया गया। कर्नाटक की सिनी शेट्टी के सिर पर मिस इंडिया 2022 का ताज पहनाया गया। ब्यूटी विद ब्रेन सिनी शेट्टी ने 31 फाइनलिस्ट को मात देकर यह खिताब जीता है। सिनी शेट्टी को सोशल मीडिया पर बधाइयां दी जा रही हैं। सिनी शेट्टी ने अपनी खूबसूरती और तेज तर्रार जवाबों से जजेस को इम्प्रेस किया। तो वहीं टोन फिगर, ग्लैमरस अंदाज और शार्प फीचर सिनी शेट्टी के लुक को परफेक्ट बनाते हैं। 21 साल की सिनी शेट्टी का जन्म
मुंबई में हुआ वह मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली हैं। सिनी ने अकाउंटिंग और फाइनेंस में बैचलर डिग्री की है। सिनी अभी भी स्टडीज़ कर रही हैं। वो चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट का कोर्स कर रही हैं। पढ़ाई में होशियार सिनी शेट्टी को डांस का काफ़ी शौक है। वह 4 साल की उम्र से ही डांस कर रही हैं। 14 साल की उम्र तक सिनी ने भरतनाट्यम सीख लिया था। सिनी शेट्टी के इंस्टा प्रोफाइल पर आप उनके डांस की वीडियोस भी देख सकते हैं। उनके डांसिंग रील्स वायरल होते हैं। सिनी शेट्टी का क्लासिकल डांस भी दिल जीतने वाला है। सिनी शेट्टी की प्रोफाइल को देखकर उनके बारे में जानकर एक बात तो साफ है कि वह की सिनी शेट्टी मल्टी टैलेंटेड हैं। सिनी ने अपना करियर बतौर मॉडल से शुरू किया था। वह कई बड़े एड्स में भी नजर आ चुकी हैं। सिनी लुक्स में भी किसी से कम नहीं है। उनके किलर लुक्स बॉलीवुड हसीनाओं को मात देते हैं। सिनी का फैशन भी ऑन पॉइंट है। सिनी स्टाइलिश हैं। उनके गॉर्जियस लुक को आप इंस्टा पर देख सकते हैं। यकीन मानिए कि सिनी खूबसूरती पर आप भी दिल हार जाएंगे। सिनी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। उनके इंस्टा पर 66.3 के फॉलोवर्स हैं। अब तो वे मिस इंडिया 2022 बन चुकी हैं, तो यकीनन उनके फॉलोवर्स की तादाद तेज़ी से बढ़ने वाली है। हम तो यही कहेंगे सिनी अपने करियर में सफलता की सीढ़ियां यूं ही चढ़ती रहें और देश का नाम रोशन करती रहें। सिनी शेट्टी ने अपने कंपटीशन में खड़ी रूबल शेखावत और शनाता चौहान को हराकर मिस इंडिया का खिताब जीता है। राजस्थान की रूबल शेखावत फर्स्ट रनर अप रही, वहीं यूपी की शनाता चौहान सेकंड रनर अप बनी। बुलेटिन में बात अब कोरोना मामलों की कर लेते हैं। दरअसल बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,135 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 24 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारत में पिछले कई हफ्तों से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को पिछले 24 घंटों में देश के कोरोना के मामले 16,135 पहुंच गए, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,35,18,564 हो चुकी है। वहीं बीते 24 घंटे में 24 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,25,223 पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या अब 1,11,711 से बढ़कर 1,13,864 हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में कुल 13,998 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिससे कुल रिकवरी दर लगभग 98.54% हो गई है और कुल रिकवरी डेटा 4,28,69,477 पहुंच गया है। बीते 24 घंटे की अवधि में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या में 2,153 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण दर 0.26% शामिल है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में कोविड-19 के मामलों में कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आई है। बुलेटिन के आखिरी में बात हम मौसम की कर लेते हैं। दरअसल मौसम विभाग ने दिल्ली में 5 से 6 जुलाई को मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। देश भर में मानसून के एक्टिव होने के साथ ही अलग अलग राज्यों में बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई राज्यों में बारिश राहत लेकर आई है, तो कई राज्यों में बारिश कहर बनकर बरस रही है। हालांकि देश भर में हो रही बारिशों से गर्मी से राहत मिलने के साथ ही तापमान में कमी दर्ज की गई है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सोमवार को 4 जुलाई को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिल्ली में बारिश की स्थिति की बात करें तो दिल्ली में सोमवार को बादल छाए रह सकते हैं। वहीं राजधानी में हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 5 और 6 जुलाई को मध्यम से भारी बारिश देखी जा सकती है। वहीं 7 जुलाई को दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। मतलब कि यानी कि 4 जुलाई से 7 जुलाई तक देश की राजधानी दिल्ली में तापमान 32 डिग्री से 36 डिग्री के बीच
रहेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो लखनऊ में सोमवार को बारिश तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन राजधानी पर बादलों का छाया रहेगा। गाजियाबाद में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रह सकता है। गाजियाबाद में आसमान साफ रहेगा। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश राहत लेकर आई, लेकिन बिहार के कई इलाकों में बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। बिहार में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। गांवों में पानी भरने लगा है। मौसम विभाग की माने तो बिहार की राजधानी पटना में आज से अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अगर तापमान की बात करें तो पटना में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में भी ज़्यादातर जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। राजस्थान के अजमेर में आज सोमवार को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अजमेर में गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। जयपुर में 4 जुलाई को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जयपुर में भी 4 जुलाई को गरज के साथ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।